गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसे हो। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल होम साइंस ट्रिक विद आराधना में। चलिए, अब आप लोग को गृह प्रबंध एवं आंतरिक सज्जा बता रहे थे। मैं आप लोग को बता दी कि एक दिन गृह प्रबंध मतलब होम मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन एक साथ पढ़ाऊंगी, प्लस 9th की बुक, और एक दिन न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल एंड 9th की बुक। ठीक है, मैं जब 9th की बुक कंप्लीट करूँ तो 10th लगा दूंगी, 10th तो 11th, ऐसे करके बुक लगाते जाऊंगी। 10th के बाद 6th 7th 8th कंप्लीट कराऊंगी। और 12 में जो इम्पोर्टेंट है पहले पोर्शन, वो कम से विवाह हो गया, ऐसे कुछ चैप्टर है ना जो इम्पोर्टेंट है, तो उस चीज़ों को मैं अलग से कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको इसमें पुष्प विन्यास, कला के तत्व और एक चैप्टर है, देखते हैं इंडेक्स, अभी याद नहीं आ रहा है। आंतरिक सज्जा हम शुरू किए थे आपको बताना, तो उसमें आपको हमने प्रकाश व्यवस्था ने डिजाइन के जो है ना कि सिद्धांत तत्व बता दिए हैं, सिद्धांत बता दिए हैं, रंग बता दिए हैं। उसके बाद एक चैप्टर आपको मैं बता दी हूँ पुष्प व्यवस्था। 4 बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है मैंने बता दिया है। सिद्धांत इस टाइम चल रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। लय आज आप लोग को बताना स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप लोग को पता है कि सिद्धांत कितने हैं, तो हमने बताया था सिद्धांत 5 होते हैं, जिसमें प्रपोर्शन, बैलेंस, रिदम, हार्मनी और एम्फेसिस 5 होते हैं। उसके बाद हमने आपको सबके बारे में बताया, जिसमें हमने आपको अनुरूपता आपने जान लिया, संतुलन आप जान लिए, जैसे देखिए अनुपात आपने जान लिया जो प्रपोर्शन होता है, संतुलन आपने जान लिया जिसे बैलेंस कहते हैं। 2 मैं आपको बता दी। तो अनुपात क्या होता है, किसी चीज में अनुपात का होना बहुत जरूरी है। अनुपात ही क्या करता है, चीजों को बड़ा छोटा गलत सही हमारी आंखों में भ्रम पैदा करने का काम अनुपात करता है। ठीक है, माप एवं क्षेत्रों का एक दूसरे में संपूर्ण रूप से संबंध स्थापित क्या, देखिए लंबवत रेखाएं, समतल रेखाएं, देखिए ये भी क्या अनुपात है ना, रेखाओं में अनुपात होना जरूरी होता है। इसी चीजें क्या लगती है, आकर्षण लगती है, देखने में रुचिकर लगती है। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आपको बताया था। फिर संतुलन की बात आई थी, तो औपचारिक और अनौपचारिक संतुलन, 2 संतुलन बताया था। औपचारिक में क्या होता है कि कोई चीज मतलब किसी चीज को या किसी वस्तु को केंद्र मानकर, वो काल्पनिक केंद्र भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है, केंद्र मानकर उस वस्तु के दोनों तरफ समान चीजों का रखना, समान तरह से सजावट करना या रंग, अब जो भी चीजों में ले सकते हैं, वही औपचारिक है। अनौपचारिक में क्या होता है, एक साइड किसी चीज को केंद्र मानकर एक साइड कुछ और दूसरे साइड कुछ और चीजों को रखना, मतलब अलग माप और साइज की, वही क्या होता है, अनौपचारिक संतुलन होता है। तो हमने ये सब चीजें आपको बता दी थी। हमको बताना क्या था, तो हमें आपको तीसरा जो सिद्धांत होता है कला का, जो तीसरे नंबर का सिद्धांत है, वो हमें आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप देख लो, ये कला का सिद्धांत है, जो यही हमें आपको क्या करना है, तो बताना है। तो चलिए नंबर 3 पे क्या है, लय, जिसे रिदम कहते हैं। हाँ, पढ़ाने के बाद मैं रिवाइज करा दूंगी, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगी, मैं रिवाइज भी कराऊंगी आप लोग को। आप लोग निश्चिंत होकर रहिए, आप लोग को बिल्कुल याद कराने का जिम्मा हमारा है। ठीक है, तो रिदम है, कला के सिद्धांतों में लय का भी अति महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे आपने देखा था ना, जिसमें संतुलन की बात, अनौपचारिक संतुलन और उसकी बात हो रही थी, तो उसमें था ना कि जो संतुलन होता है, जैसे एक लय की बात की गई थी, तो उसमें क्या होता है, अगर आप किसी पत्थर को तालाब के पानी या कहीं इकट्ठा पानी में मारेंगे, तो उसमें एक समान लय होती है, तो क्या हमारी आंखों को रुचिकर लगती है। आपने अनुपात में पढ़ा था ना ये चीजें, तो वही चीज, वही लय है जो हमारी आंखों में स्वतः ही यात्रा करने लगती है, वही क्या होता है, लय होता है। ठीक है, जैसे हमने आपने पत्थर वाला जो लहरें उठी, और आपने क्या किया, उन लहरों के एक के बाद एक के बाद एक के बाद कहां तक, जहां तक एंड नहीं हुआ, आपकी आंखें क्या होती है, देखते ही रह जाती है। वही उन आंखों का उस पर गति करना, मतलब उस चीज को देखना, वही क्या है, तो लय है, जिसे रिदम कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका प्रयोग संगीत में भी किया था, कहते हैं ना बिना सुर ताल के गा रहे हैं, तो क्या होता है, लय, अगर लय है, बहाव है गाने में, मतलब एक रिदम के साथ अगर गाना, अगर तो हमारे कानों को अच्छा लगे, कर्ण प्रिय लगेगा। ठीक है, सुनने वाले को गाना अच्छा लगेगा, आकर्षित करेगा, बार बार सुनने का मन करेगा। इसीलिए कहते हैं कि क्या, कला के सिद्धांत में रिदम का भी अमूल्य योगदान है। ठीक है, कला के सिद्धांतों में लय का भी अति महत्वपूर्ण स्थान है। इसका संबंध एक सुसंगठित, निरंतर एवं नियमित रूप से बढ़ने वाली गति से होता है। जैसे मैं आपको एक तालाब में कंकड़ का उदाहरण लेके जो बताती हूँ, उसमें आप देखा करिए, ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत बड़ी वेव उठ जाएगी, लहर उठ जाएगी, कोई बहुत छोटी लहर उठेगी, नहीं। अगर आपने कंकड़ फेंका तो एक समान लहर किनारे तक पहुंचती है, वही, और उसमें हमारी आंखें क्या होती है, बहती चली जाती है, मतलब आंखें उसमें गति करती रहती हैं। तो वही चीजें कहा गया है कि क्या होना चाहिए, सुसंगठित होना चाहिए,
प्लस निरंतर होना चाहिए, प्लस नियमित होना चाहिए, रूप से बहने वाली गति को ही आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे मैम उसी को ही रिदम या लय कहते हैं। गृह सज्जा में हमारी आंखें सजावट के प्रत्येक भाग में घूमती है। शायद हमने कुछ बता दिया है मुझे लगता है, कोई बात नहीं, मैं फिर से दोहरा, अगर बता दी हुई तो फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ, नहीं बताया तो चलिए कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए। गृह सज्जा में हमारी आंखें सजावट के प्रत्येक भाग में घूमती रहती है। सज्जा में प्रयुक्त की गई वस्तुओं के रंग, रूप, आकार, रेखा, बनावट, आकृति के मेल में जब सही अनुपात एवं संतुलन होता है तब क्या होता है, लय उत्पन्न होता है, और लय आंखों को गति प्रदान करती है तथा सज्जा आकर्षण, मनोहारी, लुभावनी, अद्भुत छटा बिखेरने वाली होती। कहने का मतलब जब हमारी आंखें उस चीजों पे आके टिक जाए, मतलब देखने के लिए मजबूर हो जाए, वो जहां से शुरू है और कहां तक अंत है, मतलब इतना जिसमें लय होगा ना, वही क्या होगा, वही क्या होता है, सुंदरता कहलाती है। ठीक है, वही कहा गया है कि वो हमारी आंखों को गति प्रदान करती है। गति कैसे होती है, तो सज्जा आकर्षण, मनोहारी, लुभावनी एवं छटा बिखेरने वाले लगने लगती है। ठीक है, सामान्य अर्थों में लय से तात्पर्य रेखाओं, आकारों, आकृतियों एवं रंगों की आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता बारंबारता, इस चीज को ध्यान, मतलब कोई चीज बार बार प्रयोग की जाए, से निर्मित उस पथ मार्ग से है जिस पर आंखें स्वतः ही यात्रा करने लगती। कहने का मतलब लय का अर्थ क्या होता है, तो रेखा, कोई आकार। रेखा हमने आपको बताया 4 प्रकार की होती। आकार हमने आपको बहुत बताया, जिसमें चतुर्भुज, आयत, त्रिभुज, गोलाकार, वर्गाकार, बहुत सारी चीजें बताई ना। इन्हीं को मिलाने से आकृतियों का निर्माण होता है। तो प्राकृतिक होता है, जैसे आकृति आपने देखी है ना, प्राकृतिक होता है, मानव निर्मित होती है। तो रेखा, आकार, आकृति और रंग की आवृत्ति से, मतलब इनकी बारंबारता से, बारंबारता होनी जरूरी है। क्या, आवृत्ति का मतलब बारंबारता से निर्मित उस पथ पर, मतलब जहां पे किसी रेखा का बार बार, मतलब बार बार उसका उपयोग किया जा रहा, आकार का बार बार उपयोग किया जा रहा, उस पथ पर, जिस पथ पे हमारी आंखें स्वतः गति करने लगती, वही क्या होता है, लय कहलाता है। ठीक है, आपको मैं एक चीज बता दूं, इस लय का उदाहरण आप सबसे बड़ी चीज ले लो। जैसे आपने किसी साड़ी देखी, साड़ी पे बॉर्डर बनाते हैं, मैंने इसका एक एग्जांपल भी दिया था सूट का किनारा दिखा के। तो साड़ियों पे जो बॉर्डर बनाई जाती है, एक के बाद एक के बाद एक, अगर चिड़िया बनी तो एक, जितने स्पेस में एक चिड़िया बनी वही फिर क्या होगी, नेक्स्ट बनेगी, वही फिर क्या होगी, नेक्स्ट बनेगी। और पूरी 5 मीटर की साड़ी पे वो अगर बॉर्डर लगा है तो उस पर पूरी साड़ी पे क्या होगा, तो वो क्या करता है, हमें देखने में सुंदर लगता है। अब कहीं पे एक पैच लग जाए, कहीं थोड़ी दूर बॉर्डर लग जाए, कहीं पैच लग जाए, क्या वो सुंदर लगेगा, वो उतनी सुंदर नहीं लगती कि साड़ी प्लेन और उस पर एक समान का बॉर्डर लगा हुआ, तो क्या होता है, ज्यादा देखने में सुंदर लगती है। ठीक है, ये चीजें आप समझ रहे होंगे। विभिन्न विद्वानों ने लय की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी है। गोल्डस्टीन ने अनुसार कला में लय का अर्थ है एक सरल एवं संबंधित रास्ता। समझ रहे हैं, गोल्डस्टीन ने क्या कहा था, एक सरल एवं संबंधित रास्ता जिस पर हमारी आंखें रेखा, आकार, रंगों की व्यवस्था में यात्रा करती। मैंने यहाँ पे कुछ ये चीज पढ़ा दी है। गोल्डस्टीन ने क्या कहा था, तो जिसमें उनकी आंखें यात्रा करती है, एक ऐसा रास्ता जो सरल हो और सबसे संबंधित हो, एक दूसरे से मिला हो, किसी चीज की बार बार आवृत्ति हो रही हो, उस पर हमारी आंखें मतलब गति करती हैं, यात्रा करती है, उसके रंगों पे, उनके आकार पर, वही क्या है, तो लय है। क्रेग एवं रश ने क्या कहा था, लय डिजाइन का वह सिद्धांत है जो परस्पर संबंधित गतियों को बताता है, जो क्या करता है, संबंधित गतियों को बताता है। ये आपको मैं बताई थी ना, इन्होंने क्या कहता है कि क्रेग और रश ने कहा था कि लय डिजाइन का वह सिद्धांत है। कहने का मतलब डिजाइन के 5 सिद्धांत में से लय की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये वह सिद्धांत होता है जो परस्पर संबंधित गतियों को बताता, मतलब जो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेशन में होते हैं, परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और उनके बीच में जो गति होती है जिसपे हमारी आंखें गति करती हैं। सही बात ये, जिसको हमारी आंखें बार बार देखती, मतलब देखती हैं जहां तक हम देख सकते हैं, उन्हीं को कहते हैं। क्या क्रेग और रश ने कहा कि वही क्या है, तो लय है। प्राकृतिक दृश्य अत्यंत सुंदर एवं मनोरम होते हैं क्योंकि प्रकृति की प्रत्येक रचना एवं क्रियाकलाप में एक लय होता है। प्राकृतिक दृश्यों पर यदि हम ध्यान पूर्वक दृष्टिपात करें तो सूरज की प्रातःकालीन किरणें, झरनों से कलकल करते बहता पानी, सागर की लहरें, कोयल की कूकू, भौरों की गूंज, हवा का सरसर करते बहना, मोर की पीऊ पीऊ, चिड़ियों का ची ची करना, तितलियों का इतराना, डूबते सूरज की किरणों की छटा, इन सभी में एक
एक लय है, एक गति, एक संतुलन है जो अलौकिक सुंदरता एवं मनोरम सुंदर उत्पन्न करते हैं तथा इन्हें देखकर हमारी आंखें सुख एवं तृप्ति का अनुभव करती हैं और हमारा मन प्रसन्नता, सुख, खुशी एवं आनंद, हर्ष से झूम उठता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें एक लय है। इन चीजों में जो प्रकृति ने बनाई है, हवा की सरसर, भौरों की गूंज, कोयल, सागर की लहरों की जो कलकलाहट होती है ना, कल कल करते नदियां बहती जैसे कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक लय है। इसीलिए क्या करता है, ये हमें सुंदर लगता है। इसीलिए कलात्मक ढंग, कलात्मक कला की एक डिजाइन हमें है जो कि पांचों सिद्धांत का पालन करती है। उसमें से एक लय होता है जो ये क्या करते हैं, पालन करते हैं। ठीक है, नंबर आता है कलाकार कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में लय उत्पन्न करता है। कलाकार है भाई, ये तो प्रकृति ने बनाई है, भगवान की देन है। प्रकृति में ये सब चीजें हैं तो कहते हैं ना भगवान ने बनाया है, तो उसका कलाकार कौन है? प्रकृति का कलाकार गॉड हो गया, जो एक अलौकिक शक्ति है। अब यहाँ बात की जा रही कलाकार के, जो आर्टिस्ट है, कलाकार वस्तुओं के निर्माण में लय उत्पन्न करता है। संगीत और नृत्य का आधार ही लय है, और आपको पहले ही बता दीजिए कि संगीत और लय, नृत्य का क्या है आधार? तो लय है। बिना लय का कोई गाना अच्छा, कहते हैं बिना सुरताल के गा रहे हैं, पता नहीं कैसा लग रहा, कोई लय ही नहीं है। तो वही कहा गया कि संगीत और नृत्य का आधार ही लय होता है, उसकी जड़ ही क्या है? लय है, मतलब रिदम। कोई भी संगीत तभी कर्णप्रिय, मतलब आपके कानों को अच्छी लगेगी, मधुर एवं आनंददायी लगते हैं जब उनमें तालबद्ध लय हो। यदि संगीत में तालबद्ध लय नहीं होगा तो कर्ण कटु, मतलब कानों को काटने दौड़ेंगे। कटु, कर्कश, तीव्र, मतलब बहुत कड़ी आवाज। कर्कश कहते हैं कौवे की आवाज कर्कश होती है, शोर की तरह लगते तब व्यक्ति को सुख पहुंचाने के बजाय कष्ट, क्षोभ, दुख पहुंचाते हैं। ठीक है, गृह सज्जा में भी लय की सहायता से सौंदर्य एवं आकर्षण उत्पन्न किया जाता है। कमरे में फर्नीचर, कालीन, पर्दे, फूलदान, चित्र, एक मिनट, आपको सर दिख नहीं रहा है, मेरे को लग रहा है, चित्र तथा अन्य सजावटी वस्तुओं को इस प्रकार से व्यवस्थित करके रखना चाहिए ताकि अपने लय उत्पन्न हो जाए, इनमें लय उत्पन्न हो जाए। हमारी आंखें गति के साथ क्या करें, इनका अनुसरण करते हुए कक्ष के सबसे आकर्षण वस्तु पर जा टिके। कहने का मतलब यही है कि देखिए फ्लावर डेकोरेशन होता है, आप कहीं मान लीजिए शादी पार्टी में जाते हैं तो जैसे ही आप मतलब जहां से ओपनिंग होता है, जहां से उसका मुख्य द्वार बना होता है, जैसे ही आप घुसते हैं तब तक घुसते ही क्या होता है, आपने स्टेज देख लिया, मतलब देखते कि वाह क्या वहां पे कितनी अच्छी सजावट की गई थी, पूरी फूलों की सजावट थी। तो आप बोलते नहीं ऐसे ऐसे होते हुए जयमाल ऐसा बना था, स्टेज ऐसा बना था, उस पे इस फूल, क्या हुआ, आपकी आंखें उन जो फ्लावर डेकोरेशन हुआ है शादी में, उस पे आपकी आंखें क्या है, गति करने लगी उन फूलों के क्रम में, जो उन फूलों में डिजाइन के सिद्धांतों का प्रयोग किया गया, कोई अनुरूपता लाई गई है, उसमें संतुलन रखा गया है, उसमें इम्फेसिस का प्रयोग किया गया, उसमें हार्मनी, एकता लाई गई है, उसमें एक रिदम के साथ उन चीजों को सिस्टमैटिक क्या किया गया, तो वो चीजें आपको कलात्मक लगने लगती है। वो जो फूल है वो तो प्लांट में भी रहता है, वो फूल को अगर आप कहीं इधर उधर डंडी लगा के रख देंगे तब भी तो वो रहता है। आप किसी पार्क में जाइए, देखिए पेड़ को, जैसे कोई मेहंदी का पेड़ हो, उसको इतने ढंग से, इतने संतुलन से उसकी कटिंग करेंगे कि उससे ऊंट बना देंगे, उससे जिराफ बना देंगे। तो ये क्या होता है, सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, वो कितना अनुपात में क्या कैसे करेंगे हो जाएगा। जैसे आपको मैं फ्लावर डेकोरेशन, वो भी शादी की बात कर रही थी, तो उसमें क्या होता है, उसको फ्लावर को ऐसा डेकोरेट करते हैं, मतलब ये फूल, बड़ा फूल कहाँ लगाना है तो छोटा फूल कहाँ लगाना है, तो पत्ती कहाँ लगाएंगे तो संतुलन में दिखेगा, जो उसमें मतलब बेल लटकाई जाती है उनको कहाँ से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक अंत करेंगे कि वो आकर्षित लगेगी। तो वो क्या है, तो वो लय के साथ चीजों को सिस्टमैटिक रख के आपको देखने में, आपकी आंखें उस पर क्या होती है, मजबूर हो जाती है देखने के लिए। कहते हैं ना गजब की सुंदर सजावट थी। क्या आपने देखा वहां पे, फूल देखा, पत्ती देखा, कली देखा, जो आप बागों में भी देखते हो, इधर उधर टोकरी में पड़े हुए भी देखते हो, लेकिन आपने ये क्यों कहा कि गजब की सजावट थी, बड़ा सुंदर ही सजावट वहां पे किया गया था, उनकी शादी में बड़ा सुंदर सजावट किया गया था। क्या किया था, अगर लाइट्स ले लीजिए, लाइट्स तो लाइट्स तो इलेक्ट्रिक वाले की दुकान पे भी रखी रहती है, लाइट्स तो आप यहाँ वहां पैक करके डिब्बे में भी रख, लाइट को तो आप घरों में भी लाइन से लगा देते हो, लेकिन अगर लाइट्स को, दीपावली के मैं उदाहरण देती हूँ, अगर लाइट्स को एक
आपने देखा होगा लाइट्स को बस सीधे उसकी लड़ियों को लटका देते हैं, लेकिन एक समान दूरी पे, एक समान लंबाई पे अगर उसको बस छत के चारों तरफ उन लड़ियों को लटका दे, उस पे भी हमारी आंखें आके टिक जाती है और कहते हैं कितना सुंदर लग रहा है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप जरूर कहते होंगे, इस चीज को याद करिए, अपने मन की वो बातें आप जरूर कहते होंगे। तो वो क्या है, उसमें कला के तत्वों और कला के सिद्धांतों का प्रयोग किया। आपने पढ़ा था ना अनुरूपता, उसमें जितनी लड़ियां लगी हैं। देखिए एक चीज और है, अगर आपकी जो लड़ियां लगती हैं ये दीपावली में, कोई लाल, कोई पीली, कोई हरी, कोई नहीं, ऐसे लगी है, वो उतनी आकर्षक नहीं लगती। लेकिन अगर एक रंग से कोई सजावट की गई है, मतलब एक रंग या एक समान दूरी पे लाल, एक समान दूरी पे हरा, ऐसे सजावट की गई तो सुंदरता बढ़ जाती है। तो ये किन चीजों का उपयोग किया था? तो ये आप बोलेंगे मैम कला के तत्वों और सिद्धांतों का प्रयोग करके चीजें इस सुंदर बनाते हैं। सुंदरता क्या है? जो हमारी आंखों को अच्छी लगे वही सुंदरता है। तो हमारी आंखों को अट्रैक्ट करने के लिए हमारी आंखें उस पर गति करने लगती हैं और कहने के लिए मजबूर हो जाती है कि बहुत सुंदर है। ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी मेरे एक्सप्लेन करने के तरीके से। तो वही चीजें बताएगी कि कलाकार वस्तुओं के निर्माण में लय उत्पन्न करता है। संगीत और नृत्य का आधार ही कला है। मैं यहाँ तक आपको बता चुकी हूँ। रिक्त स्थान में कोई गति नहीं होती, मैंने ये बताया है, अब मुझे याद आ रहा है। रिक्त स्थान में कोई गति नहीं होती क्योंकि वहां पे कुछ नहीं होता, खाली स्थान है। फीलिंग द ब्लैंक्स, कहते हैं कि फील करो ब्लैंक्स को, तब ये देखने में सुंदर लगेगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट करके खाली कर देते हैं और आगे यहाँ से लिख देते, तो सुंदर नहीं लगता ना। तो आपको फील करने के लिए आप मजबूर होते हैं और एक ऑप्शन उठाते हैं, उसमें टिक कर देते हैं, भर देते हैं, तो वो आपको लाइन परिपूर्ण हो जाती है और दिखने में अच्छी लगती है, आपको मन को संतुष्टि मिलती है और आपको नंबर अच्छे मिल जाते हैं अगर आपने सही शब्द को चुन करके वहां पे रख दिया। ठीक, तो यही कला है कि रिक्त स्थान में कोई लय नहीं होता, यह पूर्णतः लयहीन होता है। इस चीज को याद भी रखिएगा, अगर ऑप्शन आ गया तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा था। तो रिक्त स्थान में किसी भी प्रकार का लय नहीं होता है। ठीक है, लय उत्पन्न करने के लिए इस रिक्त स्थान में कोई वस्तु रखना आवश्यक है। जैसे मैंने कहा कि कोई क्वेश्चन अगर है तो जो ये डॉट डॉट रहता है वो देखने में सुंदर नहीं लगता है। जैसे रहता है ना रिक्त स्थान भरने वाला, मान लीजिए क्वेश्चन है कि आपने क्वेश्चन आ गया कि भारत किस रेशे के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है या उत्पादक मूल स्थान है। तो ऐसे कर क्वेश्चन और यहाँ पे खाली, तो आप आराम से लिखेंगे जब भारत, या आप जब लिखेंगे कपास, तो आपका दिल भी खुश हो जाएगा और लाइन भी पूर्ण हो जाएगी और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यही चीज कुछ और लिख देंगे तो सही चीज का वो चुनाव न करने के कारण क्या हुआ, नंबर भी नहीं मिला, लाइन तो पूरी होगी पर नंबर नहीं मिला। तो फीलिंग द ब्लैंक्स में कोई लय नहीं होता क्योंकि तो लय तो पहले ही टूट गई। जैसे आपने पढ़ना शुरू किया, अब जैसे आपने मान लीजिए पढ़ना शुरू किया कोई लाइन और बीच में डॉट 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 आ गया, आपकी लय टूट गई ना। आप लय में कहाँ पढ़ रहे हैं? जैसे हमने ये लाइन पढ़ना शुरू किया कि इसे नियमित लय भी कहते हैं, लय प्राप्त करने से यह सबसे पुरानी, सरल एवं प्रभावी विधि है, और ये बीच से हटा दिए। अब पढ़ना शुरू किए, लय प्राप्त करने की यह सबसे विधि है। आपको क्या संतुष्टि मिली? नहीं, यहाँ कोई शब्द है जो खाली हो गया, तो लय तो टूट गया। तो आप समझ जाना, जहाँ जो खाली स्थान है उसमें कोई लय ही नहीं होती, लय टूट जाती। इसी ट्रिक को पकड़ लेना कि मैम ने कहा था फीलिंग द ब्लैंक्स को फील करने की बात कही जाती है। क्यों? क्योंकि लय टूट जाता है। ठीक है, लय टूट जाता है, लयहीन हो जाता है, तो रिक्त स्थान लयहीन होता है। इस चीज को आप इस एग्जाम्पल से याद रखना, नहीं भूलेगा आपको। आगे है कि लय उत्पन्न करने के लिए इस रिक्त स्थान में कोई वस्तु रखना आवश्यक होता है, जो आपको तब से मैं बता रही हूँ। ठीक है, जिस प्रकार तालाब का पानी स्थिर रहता है तब उसमें लय नहीं होता। अभी मैं आपको चीज बताई थी एग्जाम्पल में ना, परंतु उसमें एक कंकड़ या पत्थर जोर से फेंक कर देखो तो यारो उसमें क्या होगा, लय उत्पन्न हो जाती है, एक गति उत्पन्न हो जाती है। और इसीलिए गाना ना, ठहरे हुए कंकड़ में पत्थर न मारो साथिया, दिल में हलचल सी मच जाएगी। तो हलचल का मतलब क्या, उस वेव के, जैसे उस तरंगों में, उस लहरों में एक वेव आ गई, वैसे मेरे दिल में भी एक लहर उत्पन्न हो जाएगी। तो वही चीज है कि कंकड़ मारेंगे और वो लहर कैसी होगी, एक समान गति से बहती होगी। हमारी आंखें क्या होगी, उसको देखने के लिए मजबूर हो जाती, उस पर हमारी आंखें क्या हो जाती, उसकी सुंदरता पे जाके टिक जाती हैं। ठीक है, ये सब आपको बस थोड़ा सा एंटरटेनमेंट और एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं।
लय उत्पन्न हो जाता है, एक गति उत्पन्न हो जाती है जहाँ हमारी आंखें उस गति की ओर देखने के लिए स्वतः चली जाती। इसी तरह रिक्त स्थान या कोई कमरा में कोई आकर्षण वस्तु रख दी जाए तो वह लय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वहां हमारी आंखें निर्बाध गति से गति करने लगती। जैसे फ्लावर डेकोरेशन अगर कर दीजिए तो क्या होता है, आपकी आंखें गति करने लगती, वाह येलो फूल, वाह व्हाइट भी डाला है, वाह कितना बढ़िया ग्रीन लीफ, कितना सिस्टमैटिक ढंग से डाला है। तो क्या यही सब तो कला है। तो कहते हैं ना भाई इसकी सजावट किसने की, भाई बहुत बढ़िया डेकोरेशन किया। तो कहते हैं ना भाई इन्होंने किया, ही महानुभाव ने किया। तो भाई इनके अंदर बड़ी आर्ट है, इनको भी अपनी शादी में बुलाएंगे जब मेरी शादी, तो उस कलाकार की उसके अंदर वो निपुणता है ना। कुछ लोगों को बोलते हैं ना, कुछ लोग गॉड गिफ्ट मिलता है और कुछ लोग क्या करते हैं, इसको सीखते हैं। तो ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि लय उत्पन्न होता है कहाँ। तो रिक्त स्थान का कमरा यदि कोई है, उसमें कोई आकर्षण वस्तु रख देंगे तब जाके उसमें लय उत्पन्न होगा। अगर कमरा खाली है, कुछ भी नहीं है, तो वो कैसा है, लयहीन। 2 शर्तों को याद रखिएगा। नंबर 1 की शर्त क्या है, तो आप कहेंगे कि उसमें अगर कुछ भी नहीं है, रिक्त स्थान है, तब जाके वो लयहीन होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर रिक्त स्थान में कोई वस्तु रख दी जाए तो क्या होगा, तो आप तब ये नहीं कह सकते कि लयहीन है, तब उसमें लय उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि वहां हमारी आंखें निर्बाध रूप से गति करने लगती हैं। और लय का मतलब ही है, एक शब्द में समझ जाओ कि लय का मतलब है जहां हमारी आंखें गति करती हैं, जहां हमारी आंखें देखने के लिए मजबूर हो जाती है, जहां हमारी आंखें यात्रा करने लगती है, जहां हमारी नजरें उन बहाव के साथ बहने लगती है, वही क्या है, लय है। बस इस चीज को आप पकड़ने ला कि लय वही है जहां हमारी आंखें जाके बेबस होकर उन चीजों को, उन लहरों को, उन तरंगों को, उन गतियों को, उन बारंबारताओं को, उन आवृत्तियों को देखने के लिए क्या होती है, मजबूर हो जाती है। वही क्या है, तो लय है। बस इतनी सी बात आप पकड़ लेना। अतः लय का संबंध ऐसी गति से होता है जो निर्बाध हो तथा आंखों को निरंतर प्रवाह देती हो, वही मतलब बहाव। देखिए मैंने साफ आपको ये चीज बहुत बढ़िया से बता दिया। लय के प्रकार, टाइप ऑफ रिदम, जैसे आपने देखा कि अनुपात में थी, अनुपात में गति, अनुपात में रेखा, अनुपात में आप 3 उसके प्रकार देखा। फिर आपने संतुलन में 2 प्रकार देखा, औपचारिक, अनौपचारिक। एक एक्स्ट्रा आपने देखा था, विकिरण भी देखा था आपने। विकिरण संतुलन या वृत्तीय संतुलन जिसे कहते थे, जो आपको मैंने सूर्य भगवान सूर्य की एग्जाम्पल देके बताया था कि वो गोल होता है और उसके चारों तरफ क्या होती है, एक ऐसे ऐसे रेखा बना के हम क्या करते हैं, तो एग्जाम्पल देते हैं कि विकिरण है, ये क्या है, रेज है। तो इसका भी एग्जाम्पल इसका वही होता है कि ये क्या होती है, सर्कल होती है, वृत्ति होती है। इस चीज को एग्जाम्पल जो मैं दिया करूं उस चीजों को आप लोग पकड़ लिया करो, सब चीजें आसान हो जाएंगी। कुछ है नहीं इस बुक में बच्चे, मैं सब चीज क्लियर कराऊंगे ऐसे एग्जाम्पल देके। और इसमें कितने एग्जाम्पल हमने बताया, 2, नियमानुसार लय और स्वच्छंद लय। लय के प्रकार, टाइप ऑफ रिदम 2, एक नियम के अनुसार चलने वाली लय और दूसरी क्या होती है, स्वच्छंद, जो फ्री होके किधर भी लहर, किधर भी उसकी गति रहे। तो नियमानुसार लय जो रेगुलर रिदम होती है, इसे नियमित लय भी कहते हैं। नियमानुसार लय को क्या कहते हैं, नियमित लय भी कहते हैं। लय प्राप्त करने की सबसे पुरानी, सरल एवं प्रभावी विधि है। अति प्राचीन का समय में इस लय का उपयोग गृह सज्जा में किया जाता है। ये चीज मैंने पढ़ाई है आपको, मुझे याद आ रहा है, लेकिन मैं दोहरा देती हूँ थोड़ा सा आप लोगों को, मुझे शायद यहां से बताना था, कोई बात नहीं, बता देती हूँ। तो नियमानुसार लय का मतलब समझ लो, जिसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, सूट का गला, साड़ी के किनारे, पल्लू, फ्रॉक। मतलब कहने का मतलब अगर यहाँ हाथी बनी है तो आगे भी जाके वही हाथी उतनी साइज की बनी होगी, फिर वो आगे जाके वही हाथी उतनी साइज की बनी होगी। अगर चिड़िया बनाए तो एक साइज में होगा, कलश बनाए तो वो एक साइज में होगा, एक बराबर दूरी पे होगा। नियम वाले में यही होता है। जैसे साड़ी का किनारा, पल्लू, फ्रॉक के चुन्नट आदि इसी लय पर उत्पन्न एवं आकर्षण लाया जाता है। ये सब एग्जाम्पल आप याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन इससे उठा के यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, कि साड़ी का किनारा किस लय के अंतर्गत आता है, तो नियमानुसार रेगुलर रिदम के अंतर्गत। पल्लू किस लय के अंतर्गत आता है, जैसे आपने साड़ी के पल्लू जब आप बनाते हैं तो अगर आप प्लेट पे प्लेट बराबर रखते जाते हैं तब तो जाके वो सुंदर लगता है। अगर कोई प्लेट लंबा, कोई उससे पतला, कोई उससे पतला बनाएंगे तो कोई नीचे से निकलता दिखाई देगा, तो क्या होगा, वो सुंदर नहीं लगता। जब आप एक के बाद एक दूरी की चीजें रख के बार बार मतलब जैसे चुन्नट, पल्लू आप साड़ी का ऐसे ही तो बनाते हो, जैसे एक पकड़ा साड़ी, फिर उस पर ऐसे मोड़ा, तो फिर उस पर एक और मोड़ा, ऐसे ही करके फिर पिन लगाते हो ना, तो पल्लू हो गया। जो आपने स्कर्ट में जो चुन्नटें पड़ी रहती है, देखिए उसकी भी एक दूरी होती है, तो ये क्या हो गया, नियमानुसार लय हो गया। लेकिन स्वच्छंद लय में क्या होता है, जैसे कढ़ाई हो गई, बुनाई हो गई, छपाई हो गई, बंधेज आदि में वस्त्र पर नमूने बनाए थे, इस लय का उपयोग क्या आता। और इसमें क्या होती है, तो इस तरह के नमूने की पुनरावृत्ति बहुत अधिक बार करने से निरस्ता, उबाऊपन भी उत्पन्न होता है। और इसमें क्या होता है, एक ही नमूने की पुनरावृत्ति बहुत बार नहीं की जाती, क्योंकि जब आंखें एक ही प्रकार की वस्तु को बार बार रोज रोज देखती है तो बोरियत
एक नीरसता होना स्वाभाविक, इसलिए विभिन्नता लाना जरूरी ताकि रोचकता बनी रहे। कहने का मतलब जो स्वच्छंद लय होता है ना, वो कैसा होता है, तो उसमें ये होता है कि कहने का मतलब कि नियमानुसार लय के बारे में कहा जाए कि इसको एक ही चीजों को बार बार देखते रहते क्या होता है, बोरियत रहती है। तो चीजों को बदलना ही क्या है, ये तो सृष्टि का नियम है कि चीजें बदलती रहती, पुरानी चीजें आती है, नई चीजें आती। तो स्वच्छंद लय का वही मतलब है कि रोचकता लाने के लिए, चीजों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्वच्छंद लय क्या होता है, तो स्वच्छंद लय देख लो, जिसे रिदम फ्री, ये मैं आपको अभी तक नियमानुसार का बता रही थी। अब नया आता है स्वच्छंद लय, जिसे फ्री रिदम कहते हैं। जब नमूने अथवा इकाइयों को अनियमित अंतर दूरी में प्रयोग किया जाता है तब इससे उत्पन्न लय स्वच्छंद लय कहलाता है। जब नमूने अथवा इकाइयों को अनियमित, देखो वहां पे नियम के साथ था और यहाँ पे क्या है, मतलब अनियमित, कोई नियम नहीं है, ठीक है, अनियमित अंतर दूरी के प्रयोग से बनाया जाता है तो उसे स्वच्छंद लय कहते हैं। इस प्रकार के लय में आंखों की गति निश्चित और नियमित नहीं रहती है। स्वच्छंद फ्री है, आंखें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ऐच्छिक संवेगात्मक प्रभाव से क्या करती हैं, भेजने के लिए विवश हो जाती हैं। रेखाओं, रंगों, आकारों, आकृतियों की विभिन्न रूपों में प्रयुक्त कर स्वच्छंद लय की प्राप्ति की जाती है। यहां तक मैंने आपको बताया था, टिक लगाई हूं। अब आपको देखना है लय प्राप्ति के तरीके, वे टू ऑब्टेन रिदम, ठीक है, लय प्राप्ति तरीके, कैसे कैसे लय प्राप्त की जाती है, जिसमें है लय पूर्ण गति प्राप्त करने के मुख्य 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 5 तरीके। आकार की पुनरावृत्ति द्वारा, आकार में नियमानुसार वृद्धि द्वारा, नेक्स्ट है रेखाओं की सरल संयुक्त एवं निरंतर गति द्वारा, नेक्स्ट है रेखाओं तथा नमूनों के स्थानांतरण द्वारा, अगला है रेखाओं की विपक्षता के द्वारा। मतलब आकार की पुनरावृत्ति द्वारा लय प्राप्त करने की बात हो रही है, किसकी, लय प्राप्त करने की बात हो रही है। तो क्या दिया है कि आकार की पुनरावृत्ति, जैसे मैंने बताया ना, हाथी, फिर वही हाथी, फिर वही हाथी, बॉर्डर जो साड़ी में पल्लू लगे रहते हैं, तो वही कहने का मतलब है कि जब वो एक चीज की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो उससे भी क्या लय उत्पन्न होता है। आकार में नियमानुसार वृद्धि द्वारा, जैसे आपको मैं लड़ी बताई थी कि लड़ी लगी है, फिर वही लड़ी कुछ दूरी के बाद लगी, फिर कुछ दूरी के बाद लगी, या जैसे आपने देखा हुआ, जैसे आपको कोई चीज दिखाई जाती है, जैसे मान लो सीढ़ी बनाई जाती है, ऐसे 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 ऐसे, ये इस तरह सीढ़ियां बनाई थी, क्या लिखा, आकार में नियमानुसार वृद्धि। तो आकार में क्या, नियम के अनुसार, जहां 2 ईंटे का गैप यहाँ है तो 2 ईंटे का गैप यहाँ भी रहना चाहिए, 2 ईंटे का गैप यहाँ भी रहना चाहिए, और 2 ईंटे का, जैसे आपके घर में कोई सीढ़ी बनी है, अगर किसी में 1 ईंटे का गैप, किसी में 2, किसी में 5, किसी में 10, आपका मन कैसा हो, घबराएगा ना, कौन बनाया है, कौन इसका आर्किटेक्ट ने डिजाइन दिया है, कैसा बनाया। तो आकार में नियमानुसार वृद्धि हो, कोई भी चीज क्या हो, एक नियम के अनुसार, एक सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ते रहे। तो हम आपको बता रहे थे आकार की पुनरावृत्ति, फिर आकार में नियमबद्ध वृद्धि, नेक्स्ट आता है रेखाओं की सरल संयुक्त निरंतर गति। मतलब रेखाएं सरल हो, रेखाएं कैसी हो, एक दूसरे से मिली हो, जुड़ी हो, और कैसी हो, निरंतर हो, मतलब एक के बाद क्या हो, लगातार हो। थॉट ऑन इजली कनेक्टेड एंड कंटिन्यूअस लाइन मूवमेंट, कहने का मतलब वही है कि लाइन कैसी हो, तो सरल हो, और कैसी हो, संयुक्त हो, एक दूसरे से मिली हो। अगर मिली रहेंगी, कहने का मतलब, मिली का मतलब जुड़ी, ऐसी नहीं कह सकते कि पकड़ के जुड़ गई, नहीं, एक के बाद ऐसा फील हो रहा कि क्या हूं, जुड़ी हूं, ठीक है। और कैसी हूं, तो आप कहेंगे निरंतर हो, जो एक के बाद हमारी आंखें तब उसी पे बहाव, हमारी आंखों का बहाव उन्हीं रेखाओं की निरंतरता पे होता है। इस चीज को याद रखिएगा, और वही लय है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेखाओं तथा नमूनों के स्थानांतरण द्वारा। मतलब रेखा और नमूनों के एक के बाद क्या होता है, स्थानांतरण करके। मैं कहने का मतलब है कि जैसे वक्र रेखा है तो फिर आड़ी रेखा कर दें, फिर खड़ी रेखा कर दें, समझ रहे। रेखा और नमूनों के स्थानांतरण का क्या मतलब, एक प्रकार का लय उत्पन्न होता है जो रेखाओं को क्या करती है, गति, आंखों को क्या करती है, गति देती है। जैसे कौन सी रेखा, वक्र रेखा हो गई, आड़ी रेखा हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई, इनको इस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से एक के बाद एक लाना, ये क्या करती है, ये आंखों में गति देती है। मतलब कहने का मतलब ये लय बनाती हैं, एक रिदम पैदा करती है, ठीक है। रेखाओं की विपक्षता का गुण, कुछ रेखाएं ऐसी होती अपोजिट लाइन होती हैं जो भी क्या करती हैं, वो भी निरंतरता का गुण पैदा करती है। जैसे खड़ी लाइन, लंबवत रेखा जिसे कहते हैं, फिर समतल लाइन, समकोण लाइन, ये एक दूसरे पर, जैसे आपके पास तो कोई वो हो गया, मान लीजिए जैसे फर्नीचर, एक चेयर हो गई, तो क्या उसमें एक ही लाइन, खड़ी लाइन यूज होती है, नहीं। तो आप कैसे बोलेंगे, मैम खड़ी लाइन, पड़ी लाइन, फिर खड़ी लाइन। वैसे बनता है ना, हत्था जो बनता है वो कैसे बनता है, तो मैम कर्व लेके बनता है, कर्व के आकार से बनता है। 4 ऐसे बनते हैं तो क्या होते हैं, ये खड़ी लाइनें होती हैं, समझ रहे हैं। तो आपकी चेयर बन जाती है ना ऐसे बैठने वाली।
तो वही कहने का मतलब सब क्या, तो आपको चेयर बहुत सुंदर सोफा है, बहुत चेयर सुंदर है, तो क्या होता है उसमें भी सब चीजों का उपयोग करके देखिए, एक डिजाइन होती है, जगह जगह उनका प्रयोग कर दिया जाता है, जगह जगह नमूनों को ला दिया जाता है। उससे क्या होता है, एक लय पैदा होता है जो हमें देखने में हमारी आंखों को अच्छा लगता है। ये चीजें मैंने तो आपको अपने तरीके से बता दी। अब देखिए पॉइंट वाइज देखते जाइए आपको। आकार की पुनरावृत्ति द्वारा थ्रो द रिपीटेशन ऑफ द शेप, ठीक है। आकार की पुनरावृत्ति द्वारा लय की प्राप्ति की जाती है। जब एक ही आकार के नमूने इकाइयों का प्रयोग एक निश्चित दूरी पर नियमित रूप से किया जाता है तो एक प्रकार की गति या लय उत्पन्न होती है, जो मैंने आपको समझा दिया, बस आपको पढ़ाने की जरूरत है। अब आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। हमारी आंखें एक नमूने से दूसरे नमूने पर इस तरह से गति करते हुए आगे की ओर बढ़ती हैं कि सभी नमूने एक जैसे दिखते हैं। इन नमूनों को अलग करके देखना आसान नहीं होता। सभी नमूने इकाइयां एक दूसरे से संबंधित एवं घुली मिली होती हैं जो आंखों को सुख पहुंचाती हैं। उदाहरणार्थ, साड़ी के बॉर्डर में एक ही नमूने की पुनरावृत्ति बार बार एक ही दिशा में की जाती है जिससे बॉर्डर देखने में सुंदर एवं आकर्षण लगता है। इसी तरह फ्रॉक में एक नियमित दूरी पर चुन्नटें डालकर लय उत्पन्न किया जाता है। प्राकृतिक दृश्य इस प्रकार के लय के सबसे अच्छे उदाहरण है। किस नमूने के, ध्यान देना, आकार की पुनरावृत्ति, ध्यान देना, आकार की पुनरावृत्ति का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, प्राकृतिक दृश्य। इस चीज को याद रखिएगा। और क्वेश्चन आ गया प्राकृतिक दृश्य किसका, आ गया क्वेश्चन, आकार की पुनरावृत्ति का सबसे अच्छा उदाहरण या एग्जाम्पल इसमें से कौन सा सबसे अच्छा, तो प्राकृतिक दृश्य इसका सबसे अच्छा उदाहरण था, आकार की पुनरावृत्ति, ठीक है। जैसे मोर के पंखों की सुंदरता, देखिए उन पंखों पे एक सी डिजाइन होगी, ध्यान दिए, एक ही आकार, एक सी डिजाइन होती। गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां, देखिए उनकी एक सी बनावट होती है। क्या करती है, हमें देखने के लिए मजबूर कर देती है, इतने सुंदर लगते हैं कि मन करता है इनको अपने हाथों में ले लें, ठीक है, इन्हें अपने पास रख ले। गृह सज्जा में लोग मोर के पंखों क्या करते हैं, किताबों के बीच में रखते हैं। गृह सज्जा में भी आकार की पुनरावृत्ति द्वारा सौंदर्य एवं आकर्षण उत्पन्न किया जाता है। जैसे सोफा सेट पर रखे जाने वाले 5 कुशन, जो सोफा सेट होता है, मान लीजिए आपको मैं बता रही हूँ, ऐसे कुशन नहीं समझ रहे, जो तकिया होती है ना स्क्वायर की, जैसे ये आपका सोफा सेट हो गया मान लो, ठीक है, ये क्या हो गया, तो ये आपका सोफा सेट हो गया, ठीक है, समझ रहे हो, ये आपका क्या है, सोफा सेट है। तो इस पे ऐसे ऐसे करके तकिया नहीं रखी रहती है, जो मन करता है बहुत लोग इसको ऐसे रख देते हैं, बहुत लोग मन करता है इसको इस शेप में रख देते हैं, मतलब इस शेप में रख देते हैं, लेकिन अच्छी ऐसे ही लगती है ना। और आपने इस चीज को पढ़ा भी था कि जो मतलब चतुर्भुज होता है, अगर उसको ऐसे कर दिया जाए, इस तरह खड़ी लाइन पड़ी लाइन में आपने पढ़ा था ना कि चीजें क्या होती है, सुंदर लगने लगती है जब लाइन को तिरछे करके रखा था। देखिए उसके कुशन का सबसे अच्छा उदाहरण भी बताया था। तो ऐसे क्या किया था, जो 5 कुशन एक समान रखे गए, क्यों, क्योंकि क्या हो, उसकी सुंदरता में बढ़ा दे, आकार की पुनरावृत्ति देने में क्या हमारी आंखों का उस पर बहाव हो, इसीलिए देखिए वो चीजें हमें सुंदर लगती हैं, ठीक है। सोफा सेट का सबसे अच्छा उदाहरण कुशन कवर है। कुर्सियों का एक जैसा आकार होना, कुशन कवर में एक ही रंग एवं एक ही प्रकार के नमूने का होना। आकार में नियमानुसार वृद्धि, अभी आपने क्या देखा था, आकार की पुनरावृत्ति की वजह देखा था, लय में आकार की पुनरावृत्ति को आप देख रहे थे। अब नेक्स्ट आता आकार में नियमानुसार वृद्धि। जब किसी वस्तु के आकार में नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जाती है तो इस कमी बेसी उतार चढ़ाव से एक प्रकार का लय उत्पन्न हो जाता है। जैसे मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं, जैसे आप समझ लो जब स्वेटर में डिजाइन बनाते हैं, स्वेटर में जब कोई आप डिजाइन डालते हैं, तो जैसे आपको बतख बनाना है, जैसे आपको बतख बनाना है मान लीजिए उसमें, ठीक है, आपको किसमें बतख बनाना है, स्वेटर में ग्राफ वाली डिजाइन देना, 1 फंदा छोड़ेंगे, 2 फंदा छोड़ेंगे, 4 फंदा बीनेंगे, तो क्या होता है, एक नियम के अनुसार आपने एक नियम का प्रयोग करके फिर यहाँ पे आए तो ऐसे ऐसे क्रॉस होता है, उसको भरना पड़ता है ना, मतलब वही गिनते जाते हैं फंदा, और उसमें मतलब स्वेटर की सिलाइयों से दूसरे रंग का, जैसे आपने लाल स्वेटर बना रहे हैं, ये भी क्या है, जो कंट्रास्ट आपने कलर में पढ़ा था ना, कंट्रास्ट कलर स्कीम, जो विपरीत रंग योजना थी, तो उसका ये उदाहरण कि लाल स्वेटर तो सफेद बतख बना देंगे, पीला बना देते हैं, उसकी चोंच पीली बना देते, आंख काली बना देते। किससे बनाते, आप इसको ऊन से, बस ऊन है, एक लंबा धागा है जिसको आपने क्या किया है, 1 फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, 4 फंदा, 5 फंदा, 6 फंदा, 7 फंदा, एक डिजाइन में एक नियम को बार बार दोहराते आपने एक आकार दे दिया और क्या बन गया, वो बतख बन गया। तो उसी चीज को आप समझ जाओ कि
नियम के अनुसार कमी की, मतलब नियम के अनुसार कमी की, यहाँ पे आके हमें एक एक स्टार्ट करना और ज्यादा नहीं बढ़ाना, इधर जाके हमको बढ़ाना, बढ़ाते आते यहाँ पे आके फिर हमको घटा देना है फंदा। तो नियम के अनुसार बढ़ाते हुए और आपने कमी की, आपने एक आकार पा लिया और वो क्या किया, आंखों को अट्रैक्ट कर रहा है, सुंदर लग रहा है। ठीक है, मैंने अभी सीढ़ी का उदाहरण आपको वो भी दिया था। कमी बेसी उतार चढ़ाव एक प्रकार का लय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हमारी आंखें इस उतार चढ़ाव को देखने के लिए अनायास ही गति करने लगती हैं। इसे निम्न उदाहरण से समझाया जा सकता है। एक खाली दीवार की सज्जा यदि 5-6 कलात्मक तितलियों से की जाए तो विभिन्न प्रकार की हैं, तो पहले दीवार पर बड़ी तितली, फिर उसे अक्सर लगाया था, पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर एकदम छोटी लगाया जाता है ना। वैसे सीढ़ी का मैंने आपको उदाहरण बताया, जो इसके स्टेप बनते हैं, देखिए वो एक मतलब एक सेम ईंट का जो फर्क होता है, जो उनके ब्रिक लगे होते हैं वो एक सेम, 2 का अंतर है तो 2 का ही अंतर रहेगा। तो ये 5-6 कलात्मक तितलियों से की जाए जो विभिन्न आकार की हैं, तो पहले दीवार पर बड़ी तितली, फिर उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अंत में सबसे छोटी तितली से सजा दी जाती है। ठीक, आपको समझ में आ रहा है। और किसमें बताया जा रहा है, आकार में नियमानुसार वृद्धि से, कमी करो या बढ़ोतरी करो। ठीक है, इससे दीवार की खूबसूरती और आकर्षण में 4 चांद लग जाता है। परंतु इसके विपरीत यदि पहले सबसे बड़ी तितली, फिर उसके 4-5 गुना छोटी तितली, फिर तितली 3-4 गुना छोटी, मतलब कहने का मतलब एक सिस्टम से नहीं, पहले कोई बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर एकदम बड़ी, फिर बीच वाली, तो क्या होगा, वो आपकी आंखों पे गति पैदा करेगी, वो सुंदरता लाएगी। आप बोलेंगे नहीं मैम, उसमें लय तो है ही नहीं, हमारी आंखें तो गति कर ही नहीं रही, हमारी आंखें तो उस पर जा ही नहीं रही है, दौड़ ही नहीं रही, यात्रा कर ही नहीं रही, तो हमारी आंखों को अच्छा कैसे रहा, हमारी आंखों का कोई वेव बनी रही है, निरंतरता हमारी आंखों में बनी नहीं रहा है, तो हमको अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो वही चीज कहा गया, तो सज्जा बिल्कुल ही भद्दी, अनाकर्षण और बेढंगी लगेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए आगे लिखा हुआ, क्योंकि यह व्यवस्था आंखों को गति प्रदान नहीं कर रही है तथा आंखों को गति में बाधा पहुंचा रही है। पहले बड़ी को देखे फिर छोटी, फिर ऐसा तो लग रहा है अरे नहीं ये सही नहीं है, इसका आभास देखने वाले को तुरंत ही लग जाता है। ऐसी व्यवस्था आंखों को सुख शांति में राहत नहीं पहुंचाती, बल्कि व्याग्रता, खिन्नता में बेचैनी होने लगती है। यदि घर में वस्तुएं अस्त व्यस्त यत्र तत्र फैली है, बिखरी है, पड़ी मिलती है, तो गृहिणी को बेचैनी होने लगती है। अतः सज्जा करते समय वस्तुओं की आकार के माप के अनुसार व्यवस्थित करते हुए कक्ष को सजाया जाए तो कक्ष अधिक सुंदर, आकर्षक, रोचक और क्या लुभावना एवं मनमोहन लगता है। ठीक है, मोहक लगता है, मन को अच्छा। हाँ, कभी कभी आकारों की वृद्धि नेत्रों में तीव्र गति भी उत्पन्न करती है, जिसके कारण अन्य दूसरे अति सुंदर एवं आकर्षण वस्तुओं पर भी ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता और उससे भी कहीं अधिक सुंदर एवं मोहक वस्तु नजर से छूट जाती है और हमारी आंखें नहीं देख पाती। सारांश में कहा जा सकता है इसका प्रभाव भी अरुचिकर एवं उकताने वाला हो सकता है। उदाहरण, यदि किसी आकर्षण वस्तु से दीवार की सज्जा सीढ़ी दर सीढ़ी क्रमबद्ध रूप से सजा, देखिए मैंने आपको कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया था सीढ़ी का, स्टेप बाय स्टेप वही चीजें आपको क्या की जा रही है, देखिए वही सजाने की बात की जा रही है, पहले छोटी फिर बड़ी, क्या उस सीढ़ी की नुमा चढ़ाई हो रही है ना। तो वही चीजें हैं कि स्टेप बाय स्टेप चीजें सुंदर लगती है, हमारी आंखें उस पर गति करने लगती हैं। तो वही लिखा हुआ कि सीढ़ी दर सीढ़ी क्रमबद्ध रूप से लगा दिए जाए तो दृष्टि नीचे की चित्रों से गति करते हुए छत तक की चित्र तक पहुंच जाएगी तथा कमरे के अन्य वस्तुओं पर ध्यान आकर्षण नहीं हो पाता। अतः उससे भी कहीं अधिक सुंदर एवं आकर्षण वस्तु नजरों से छूट जाती जिसे व्यक्ति देख ही नहीं पाता। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेखाओं की सरल, संयुक्त एवं निरंतर गति द्वारा। आपको बताए थे ना 2, उसके बाद तीसरा रेखाओं को मतलब सरल हो, इजी हो, संयुक्त हो मतलब जुड़ी हो, कंटिन्यूअस हो, कांटेक्ट हो एक दूसरे में, ठीक है, कनेक्टेड हो एक दूसरे से, निर्वाह हो, एक मूवमेंट में हो। तो वही चीज है, अविराम रेखा गतिशील होती है। अविराम का मतलब जो कहीं न रुकती हो। आपने कर्व लाइन का पढ़ा था ना, वृत्त क्या होता है, वो अविराम को दर्शाता है। आपको देखो जैसे आपने ट्रायंगल बनाया तो यहां से शुरू किए तो यहाँ पे एक बिंदु, जैसे 2 बिंदुओं के बीच में बहाव को रेखा कहते हैं, तो हमने एक रेखा से दूसरे बिंदु तक रेखा का बहाव किया तो आके यहाँ रुक गई, फिर यहाँ से शुरू किया फिर आके यहाँ रुक गई, फिर यहाँ से शुरू किया तो फिर यहाँ के 3 बार देखिए रुक रहा, आपकी आंखों के बहाव में 3 बार रुकावट आ रही है। लेकिन आप वृत्त बनाते तो आपकी आंखें कहीं रुकती है ना, चलते जाती। आपकी दुनिया क्या है, गोल है। पृथ्वी कैसी है, गोल है, उसमें अविराम गति है, जो कहीं भी आप ऐसे मतलब होता है ना कि जैसे आपको कोई जैसे पृथ्वी हो गई और आकाश, आपको एक जगह पे देख के लगता होगा कि दोनों एक दूसरे से मिल गए, उसे क्षितिज कहते हैं। ठीक है, उस मिलाव को, उस जोड़ को क्षितिज कहते हैं। लेकिन अगर आप उस पॉइंट पे जहां आपको लग रहा है कि पृथ्वी मिल गई, अगर आप वहां जाएंगे तो फिर लगेगा किसी और पॉइंट पे जाकर पृथ्वी मिल गई है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोल है। देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल, पृथ्वी का गोल होना। आपने पढ़ा था ना कि और वृत्त क्या होता है, तो उसपे अविराम गति होती, गोल होता, सर्कल होता, निरंतरता, गतिशीलता को दर्शाता है। तो वही चीज है कि आप
आप जब उस पॉइंट पे जाएंगे तो उसके आगे फिर आपको क्षितिज दिखेगा, जहां आसमान और पृथ्वी मिलती हुई दिखेगी। तो यही चीज है अविराम गति रेखा। कैसी होती है? अविराम गतिशील रेखा, ठीक है, वक्र रेखा। देखिए आगे लिख दिया कर्व लाइन। दो कर्व को मिलाएंगे तो क्या बन जाता है? वृत्त बन जाता है, ठीक है। निरंतरता एवं अनवरता का भाव उत्पन्न करती है। इसके प्रयोग से लय एक गति उत्पन्न होती है जो सज्जा को सुंदर, आकर्षक, मोहक एवं जीवंत बना देती है। मेज पोस्ट, कुशन कवर, बेड कवर आदि में गोल डिजाइन, देखिए गोल लिखा हुआ है साफ साफ, और मैं आपको पृथ्वी का एग्जांपल दी, ठीक है। मैं आपको सर्कल बताई तो क्या हुआ? इसीलिए क्या गोल डिजाइन इन्हें आकर्षण एवं मनोहारी उत्पन्न करती, क्योंकि उसका अंत नहीं दिखता है। और जैसे आप वृत्त में भी, सर्कल में भी आपको कोई पॉइंट ऐसा दिख रहा है जहां से स्टार्ट किया खत्म किया, यहाँ एक दिख रहा है, क्या जगह जगह रुकते हुए दिख रहे हैं? तो आप बोलेंगे नहीं। सर्कल में आपने देखा 4 बार रुके, अगर स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, रुके, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए। तो ये क्या होता है? तो ये चीज जो दिखाया आपको कि क्या इसमें निरंतरता है, काम गति में है, ठीक है, काम में गति है, काम हो रहा है। आप जब कार्य सरलीकरण पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि त्रिभुज का मतलब काम में रुकावट है, क्योंकि रुक रुक के गति बनी, चतुर्भुज निरीक्षण कर रहे हैं, और सर्कल है तो क्या कार्य में गति है। तो आप इन्हीं चीजों, वेरी इजी है यार, बस चीजों को कनेक्ट करना सीख जाओ, बहुत इजी है, ठीक है। जीवन बनाता है। मेज पोस्ट, कुशन कवर, बेड कवर आदि में गोल डिजाइन इन्हें आकर्षण एवं मनोहारी उत्पन्न करती है। भवन निर्माण करते समय भी इनका प्रयोग किया जाता है। घर के बाहरी भाग एलिवेशन यदि गोलाई दिए हुए है तो मकान की सुंदरता एवं आकर्षण में अतिशय वृद्धि आती है। घर के आगे आपने देखा होगा पोर्च जो निकालते हैं, अक्सर ध्यान देंगे क्या करें? कर्व करके निकालते हैं। क्या होता है? सुंदरता बढ़ जाती है, कहने का मतलब। भवन निर्माण करते, ये क्या होती है? इसको सुंदर लाइन माना जाता है, नाजुक लाइन माना जाता है, ठीक है। भवन कहता है, आपको पता है बल खाते हुए कौन चलता है? लचीली कौन होता है? तो आप क्या बताएंगे? औरतें बल खाते चलती, कमर मटकती है, तो क्या बनता है? कर्व लाइन निर्माण होता है। तो उनका पिछला हिस्सा होता है एक बार इधर एक बार, क्या होता है? कर्व बनते जाता है, तो वो मचकते हुए चलती है, ठीक है। इस लाइन में क्या होती है? एक लचक होती है। भवन निर्माण करते समय भी इनका प्रयोग किया था। घर के बाहरी एलिवेशन में गोलाई लिए हुए जो मकान की सुंदरता आकर्षण में अतिशय वृद्धि करता है। इसी तरह गोल खिड़कियां, गोल दरवाजे, आपने देखा था, मैं ये चीज बताई थी, गोल खिड़कियां, गोल दरवाजे सुंदरता के लिए प्रयोग किया था। तो खिड़कियां, गोल दरवाजे मकान को भव्य एवं सुंदर रूप प्रदान करते। घर में यदि फर्नीचर की गोलाई लिए सजाए जाए तो वे खूब आकर्षण लगते हैं। वस्त्र पर कढ़ाई करते समय वक्र रेखा का उपयोग करके नमूने बनाए जाते हैं जो बेहद खूबसूरत एवं अलौकिक होते हैं। हम आशा करते हैं आपको ये सब चीजें याद हो रही होंगी दिमाग में। मैं इतने एग्जाम्पल क्यों देती हूँ कि कोई एक एग्जाम्पल अगर याद रहेगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, और एग्जाम में बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने की जरूरत है। क्वेश्चन तो उस टाइम आते दिमाग नहीं काम करता, बाद में लगता रहे हमें सब कुछ आ रहा था। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर ही नहीं हो पाता, चीजें समझ ही नहीं आती कि कहना क्या जा रहा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन भी ईजी आपको लगेंगे। नेक्स्ट आता है रेखाओं तथा नमूनों की स्थानांतरणता, मतलब ट्रांसफर्स ऑफ लाइंस एंड डिजाइन्स, मतलब इनका स्थानांतरण करके, मतलब एक स्थान उसको एक बार इधर उठा के रख दो, एक बार उधर उठा के रख दो, मतलब ट्रांसफर कर दो, बदल दो, मतलब उसको जगह बदल दो, उनका स्थान बदल दो। रेखाओं एवं नमूनों की स्थानांतरता से भी एक प्रकार का लय उत्पन्न होता है जो दृष्टि को निर्बाध गति प्रदान करती है, अतः आंखें स्वतः ही उस ओर देखने लग जाती हैं, वह सुख का अनुभव करती हैं। जैसे वक्र रेखाएं, आड़ी तथा खड़ी रेखाएं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एंड कर्व लाइन एंड वर्टिकल लाइंस भी जोड़ती हैं। तो यह सीधी रेखाओं से बना नमूने की अपेक्षा अधिक खूबसूरत एवं मनमोहक लगती है। घर के में मेहराब दरवाजा, जैसे आर्क्ड डोर जो होता है ना, खिड़कियां, चौकोर खिड़कियां दरवाजों में अधिक सुंदर लगती हैं। यह भवन कक्ष की मितव्ययिता, एक्सप्रेसिवनेस प्रदान करती हैं। घर में क्या होता है? दरवाजे कैसे होते हैं? आयताकार होते हैं। खिड़कियां कैसी होती हैं? आयताकार होंगी या चतुर्भुज होंगी। उसके ऊपर सुंदरता के लिए क्या कहता? तो हल्का सा गोल ऐसे क्या कहता? उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए खिड़की के ऊपर क्या कहता? ऐसे कर्व एक डाल दिया जाता है। ये सब क्या होता है? कहते हैं ना आर्किटेक्ट, आप किस चीज की पढ़ाई करें तो आर्किटेक्चर बनेंगे, ये उसकी पढ़ाई करें। क्या सीखते हैं? यही सब सिखाया जाता होगा कि डोर ऐसे बने, खिड़कियां इतनी दूरी बने, इनके ऊपर इस टाइप का बना देंगे। उनको क्या होता? उनको भाई एक मकान के माध्यम से कला के सिद्धांतों और कला के तत्वों का प्रयोग करना सिखाया जाता होगा। तो वही सब चीजें बस अपने अपने जगह पे इनके प्रयोग क्या होते हैं? अलग अलग तरीके से हो जाते हैं। चीजें हर जगह यही रहती हैं। फिर आपने यहां तक देखा, घर में पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट है रेखाओं की विपक्षता, मतलब अपोजिशन ऑफ लाइन। कहते हैं हमारे विपक्ष में उठे, मतलब हमारे विरुद्ध में है। तो वही है कि विरुद्ध लाइनों का एक दूसरे के विरुद्ध, खड़ी है तो पड़ी आ जाएगा, ठीक है, गोल है तो लंबी आ जाएगी, ये कहने का मतलब। जब खड़ी लंबवत रेखाएं, वर्टिकल तथा समतल आड़ी रेखाएं, हॉरिजॉन्टल लाइन समकोण पर आकर मिलती हैं, तब एक प्रकार का लय उत्पन्न होता है। मतलब आपको कहने का मतलब, मैं चेयर का एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको, ठीक है। किसका एग्जाम्पल? चेयर का एग्जाम्पल दे देती हूँ कि जैसे एक खड़ी लाइन,
एक समतल लाइन पे आके मिली, 90 अंश का कोण बना। आप जो चेयर पे बैठते हो क्या वो ऐसे ऐसे इधर उधर कहीं भी मुड़ी होती है? तो आप बोलेंगे नो मैम, एक खड़ी लाइन एक पड़ी लाइन आकर मिलती है, ठीक है। चेयर बनता है ऐसे ही ना, फिर उस पर आप कवर रख दिए, तकिया रख दिए, कुछ भी, लेकिन कैसे होता है? एक खड़ी लाइन और पड़ी लाइन, 90 अंश का कोण बनता है यहाँ पे। तो ये क्या होता है, ये चीजें भी जो इनका क्या अपोजिशन है ना, मतलब एक दूसरे की विपक्षता है ना, ये भी चीजों में लय पैदा करती है। समकोण पर आकर मिलती है तब एक प्रकार की लय की उत्पत्ति होती है, जो कि रेखाओं के विपक्ष होने पर भी क्या होती है, विपक्षता होने के कारण होती है। गृह निर्माण में वर्गाकार, आयताकार फर्नीचर, देखिए जैसे मैं अभी चेयर की बात की आपसे, पर्दे के लटकाव की रेखाएं, मुंडेर आदि में रेखाओं की विपक्षता एवं सुंदरता आकर्षण उत्पन्न करती हैं। आप समझ गए होंगे मेरी बातें। आपको मैंने क्या बता दिया, तो आपको मैं अनुरूपता क्या बोलते हैं, अब अनुरूपता सामने देख ली तो वही शब्द दिख रहा है। प्रपोर्शन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उसकी हिंदी क्या देखे थे, अनुपात, ठीक है। आपको मैं अनुपात, नंबर 2 पे क्या, संतुलन जिसको बैलेंस कहते हैं, 3 पे क्या, तो आप बोलेंगे मैम लय जिसे रिदम कहते हैं। मैम इतनी चीजें आपने हमको बता दी, और बता दी हूं, कमेंट में आप बताएंगे कि समझ में कितने % आया। परसेंट में आज कमेंट करना कि हमको इतना % समझ आया, ठीक है। तो चलो मैं आप लोग का कमेंट देखूंगी। आगे जो अगला सिद्धांत है तो उसे क्या कहते हैं, अनुरूपता हार्मनी कहते हैं। आपने कितने सिद्धांत पढ़े, तो मैम प्रपोर्शन पढ़ा दिया आपने, मैम बैलेंस पढ़ा दिया आपने, मैम रिदम आपने पढ़ा दिया, मतलब अनुरूपता पढ़ा दिया, अनुपात पढ़ा दिया, और दूसरे नंबर पे क्या पढ़ा दिया, संतुलन पढ़ा दिया, और तीसरे नंबर पे आपने लय बता दिया। इसके 3 टाइप थे, और इसके संतुलन के 2 औपचारिक अनौपचारिक, और जो ये लय था ना मैम, ये 5 तरह से, आप 5 टाइप कह सकते हैं, 5 भागों में बटा था, ठीक है। और सारे का एग्जाम्पल मैं आपको बता दी, आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। अब मैम किसका नंबर आता है, तो अब मैम बता रही कि चौथे नंबर का आ गया बच्चा, चौथा नंबर आ गया, जिसे अनुरूपता कहते हैं और हार्मनी कहते हैं। एकता की हर जगह जरूरत होती है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल एकता का यूनिफॉर्म होता है, जो स्कूल के बच्चे धारण करते हैं। उसमें क्या होता है कि सारे बच्चे एक समान दिखते हैं, न किसी का रूप याद आता है, न किसी का रंग याद आता है। आप उनका यूनिफॉर्म देख के कह सकते हैं कि ये स्कूल का बच्चा, ये नहीं कहेंगे कि इतना सुंदर है तो उस स्कूल का बच्चा है, नहीं, उसने इस रंग की ड्रेस धारण की है। इन ड्रेस में क्या है, एक रूपता है, उनके टाई, उनके बेल्ट, उनके शूज, उनके सॉक्स, उनके स्कर्ट, उनके टॉप, ठीक है। तो उनमें एक रूपता है, उनमें एक कलर दिया गया, हर स्कूल का अपना एक कलर होता है। किसी का रेड टी शर्ट, मैरून रेड टी शर्ट है तो व्हाइट पैंट है, किसी का किसी दिन देखिए जैसे अपने स्कूलों में देखो ग्रुप बनता है, कभी ग्रीन टी शर्ट व्हाइट वाले, कभी रेड टी शर्ट। वो क्या होता है, एक रूपता लाती है कि ये इस ग्रुप का लड़का है, ये इसी ग्रुप का है। तो वही क्या होती है अनुरूपता, उसे कहते हैं हार्मनी, ठीक है। जिसमें क्या होता है, सब चीजें मतलब रेखा, आकार, रंग, बनावट, सब चीजें क्या होंगी, एक हार्मनी, एक यूनिफॉर्म में, मतलब एक अनुरूप होंगी, एक सिस्टमैटिक तरीके से होंगी, उसे ही क्या कहते हैं, अनुरूपता या हार्मनी। कला के सिद्धांतों में अनुरूपता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। सिद्धांत इसे एकता का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत भी कहते हैं। कलात्मक वस्तुओं के निर्माण एवं सज्जा में इसका अमूल्य योगदान होता है। अनुरूपता से तात्पर्य एकता का भाव उत्पन्न करना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनुरूपता से क्या तात्पर्य है, तो एकता का भाव उत्पन्न करना, टू प्रोड्यूस यूनिटी, ठीक है। यूनिटी से क्या बना, यूनिटी से एक समूह बन जाता है। कहते हैं ना एकता में शक्ति है, कहते हैं ना यूनिटी है, पावर होती है। यूनिफॉर्म है, क्यों है, क्योंकि पावर है। एकता है तो क्या है, शक्ति है, चीजें खुल के आती हैं कि हम क्या है, संगठित हैं। और संगठित कैसे हैं, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हम किसी एक संगठन के हैं तो क्या है, हम एक है। जब लोग कहते हैं ना ये संगठन टूट गया है, इन तो क्या होता है, उनके मतभेद, उनके भावनाओं में, उनके विचारों में मतभेद पैदा हो जाता है। तो क्या होता है, उनमें अनुरूपता हो गई ना, मतलब रूपता हट गई। और क्या अनुरूप, मतलब कहने का मतलब अनुरूप है, हार्मनी उनके बीच की क्या हो गई, हट हो गई। वो क्या हो गए, विपरीत तरह के हो गए, ठीक है, विपरीत हो गए। इसीलिए क्या हुआ, वो यूनिटी, वो संगठन टूट गया। तो यूनिटी और संगठन में एक रूपता होती है। आप इसी चीज को पकड़ लेना एक ट्रिक के माध्यम से कि एकता, मैडम बताई थी, एकता का भाव, यूनिफॉर्म की बात की थी, एक यूनिटी की बात की थी, उसे ही क्या कहते हैं, तो अनुरूपता कहते हैं। और एकता का सिद्धांत एक रूपता का सिद्धांत, और एकता का भाव उत्पन्न करता है कौन, तो आप कहेंगे अनुरूपता, ठीक है। इससे वस्तुओं एवं भाव या विचारों में एकता का भाव उत्पन्न किया जाता है। इससे सुसंगत समान वस्तुओं के चयन व्यवस्थापन में सहायता मिलती है। अनुरूपता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। वस्तुतः अनुरूपता, यही पढ़ा के बंद करूंगी, वीडियो लॉन्ग हो रही है।
वस्तुतः अनुरूपता कला का वह सिद्धांत है जिससे वस्तुओं व भावों के चयन एवं उनके उचित व्यवस्थापन के माध्यम से एकता का भाव उत्पन्न किया था। देखिए मैं आपको जो चीज बता रही थी वही आ गया। वस्तुओं व भाव, मैंने बोला ना उनके विचार बदलेंगे, एकता टूट जाएगी, उनकी यूनिटी क्या है, टूट जाएगी, बिखर जाएगी। तो वही चीज है, इसमें भाव में एकता जरूरी होता है, जिसमें वस्तु हो, कोई भाव हो, कोई संगठन हो, कोई संस्था हो, कोई एनजीओ हो, कुछ भी हो, कोई एक छोटा सा ग्रुप हो, कोई फ्रेंड का ग्रुप, कोई स्कूल, कोई यूनिटी, कहीं भी हो, अगर एकता नहीं है, अगर उनके भाव में, उनके विचारों में एकता नहीं है तो वो टूट जाएगा। ठीक है, वही चीज है, यूनिफॉर्म में एकता होती है। स्कूल को क्या करता है, वो उनके ड्रेस प्रभावित करते हैं, उसमें कोई ये नहीं दिखता कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन छोटे घर से, कौन बड़ा, कौन सुंदर, कौन खराब। यूनिफॉर्म क्या लाता है, एकता ही लाने का भाव पैदा करता है ना। तो आप यहाँ से पकड़ लेना कि अनुरूपता का मतलब क्या होता है, एकता का भाव उत्पन्न करना, जो आप अब समझ गए होंगे। अब नहीं कहते कि मुझे समझ नहीं आया। गृह सज्जा में जब सभी वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करके रखा जाता है, ऐसे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं। मतलब थोड़े ही हैं सब्सक्राइबर, जो भी हैं थोड़े ही देखते हैं, जो भी देखते हैं, लेकिन वही मेरा क्या, मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा बताती है, हमें समझ में आता है, मुझे बस वही चाहिए। मतलब यही चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैम मुझे बहुत समझ आता है। व्यवस्थित करके रखा जाता है तो वे सभी आपस में एक दूसरे से परस्पर मिले हुए संबंधित लगते हैं। इनमें समानता, इक्वालिटी का भाव दृष्टिगोचर होता है और तब स्वतः ही अनुरूपता दर्शित होती है। अब आप अनुरूपता समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब मैं कितना भी पढ़ूंगी फर्क नहीं पड़ता। अनुरूपता का संबंध कला के तत्व कितने, 7। क्या क्या, रेखा, आकार, नमूना, रंग, बनावट, खाली स्थान और प्रकाश, कितने, 7। इसमें कितने दिए, रंग, रूप, रेखा, आकार, बनावट एवं आकृति से भी होता है। जब किसी वस्तु में ये सभी तत्व आपस में उचित अनुपात एवं संतुलन में मिलते हैं तो अनुरूपता का भाव प्रकट होता है। अनुरूपता का संबंध किससे है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। देखो सिद्धांत पढ़ रही हो लेकिन ध्यान किस चीज देना, कला के तत्वों से इसका संबंध है। अनुरूपता का संबंध, ये अनुरूपता क्या है तो आप कहेंगे मैडम कला का सिद्धांत है। अनुरूपता का संबंध किससे है तो कला के तत्वों से है। ठीक है, जब कला के तत्व यही सातों मिल जाते हैं तो एक आकृति बनती है और एक अच्छा सा मतलब एक अनुरूप चीज तैयार होती है। वही क्या करती है, हमारी आंखों को मन में भा जाती है देख के। ठीक, जब किसी वस्तु में ये सभी तत्व आपस में उचित अनुपात एवं संतुलन में मिलते हैं तो उसमें अनुरूपता का भाव प्रकट हो जाता है और वह वस्तु कलात्मकता की दृष्टि अत्यंत ही सुंदर, मनोहारू, अद्भुत, छटा बिखेरने वाली एवं आकर्षक प्रतीत होती है। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है कि एक कलाकार एक अत्यंत साधारण से पत्थर को उठाकर उसकी गड़ाई करके उसकी सुंदर मूर्ति बना देता है जिसके रंग, रूप, बनावट, आकार सभी में समानता होती है, संतुलन होता है, अनुपात होता है। तो वह निर्जीव पत्थर भी मूर्ति में जीवंतता आ जाती है, वो सजीव लगने लगता है। मोम की मूर्तियां बनती हैं, देखिए लोगों की, सलमान खान की, शाहरुख खान की, ऐश्वर्या राय की, अमिताभ बच्चन की मोम की मूर्तियां बनती, कोई कही नहीं सकता, जैसे लगता है रियल में आके खड़े हुए। तो उसमें क्या है, उनमें कला के तत्वों का प्रयोग किया गया है, उसमें सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया है। और मूर्ति का रूप एक मोम को जो पिघल जाए, टेम्परेचर पा जाए तो उस मोम को क्या किया गया, आकार दे दिया गया और लगता है कि वो साक्षात सामने खड़ा है। साक्षात का मतलब क्या, उसमें जीवन आ गया, डायरेक्ट वो पर्सन आके खड़ा हमें दिखता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ कही गई है, ऐसा लगता है कि उसमें जीन आ गई है, जो उस निर्जीव पत्थर की मूर्ति भी जीवंत हो जाती है, ऐसा लगता है कि उसमें जान लिखा है, जान आ गई है और अब कुछ ही क्षणों में वह मूर्ति बोल उठोगी। इसी तरह मिट्टी का बना मोर, जिसे निर्जीव पदार्थ भूसा, घास, लकड़ी, डंठल, मिट्टी की सहायता से बनाया जाता है, उसका रंग रोगन करके जब उसकी सज्जा की जाती है तब ऐसा प्रतीत होता है कि यह मोर मिट्टी का न हो, कैसा हो, सजीव हो, जो क्या हो, अभी आसमान में छाए काले काले मेघों को देखकर नाच उठेगा। उपरोक्त उदाहरण अनुरूपता के ही हैं, जो सजीवता, रोचकता, मनोहरता में वृद्धि करके कलात्मक वस्तुओं को सुंदर एवं आकर्षण बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ देते हैं, अनुरूपता के तत्व कल बताएंगे। गृह सज्जा करते समय यदि अनुरूपता पर ध्यान नहीं दिया जाए तब सज्जा आकर्षण नहीं दिखेगी, भले ही उस सज्जा में एक से बढ़कर एक सुंदर एवं आकर्षण वस्तुओं का उपयोग किया गया हो। उदाहरणार्थ, एक छोटे से कमरे में एक बड़ा व भारी सोफा सेट, बड़ी अलमारी जरा भी नहीं शोभती। कारण स्पष्ट है कि कक्ष एवं सोफा सेट के आकार में अनुरूपता नहीं है, कक्ष का आकार छोटा है जबकि सोफा सेट का बड़ा। अतः गृह सज्जा करते समय अनुरूपता पर बल दिया जाने, मतलब अनुरूपता पे बल देने के साथ क्या, खाली स्थान भी चाहिए। भैया रूम छोटा, सामान भर दिए, उबन होगी। तो जो खाली स्थान है, जो स्थान का जो तत्व है, कला के तत्वों में जो आपको स्थान पढ़ना है उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है,
कारण स्पष्ट है कि कक्ष सोफा सेट के आकार से बड़ा, कक्ष का आकार छोटा है जबकि सोफा सेट बड़ा है, अतः गृह सज्जा करते समय अनुरूपता पर बल दिया जाना अति आवश्यक है। अनुरूपता लाने के लिए सबसे पहले गृहिणी को एक निश्चित योजना तैयार कर लेनी चाहिए। योजना के मुताबिक ही समस्त प्रकार की सामग्रियों वस्तुओं को जुटाने की व्यवस्था करनी चाहिए और तब फिर सज्जा करनी चाहिए जिससे कि सज्जा आकर्षण दिखे। ठीक है, पहले योजना बना लेनी चाहिए। अनुरूपता, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अनुरूपता कैसे की जाती है? अनुरूपता मतलब ध्यान देने के लिए सबसे पहले कौन सा स्टेप लेते हैं? तो पहले हम क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। ठीक है, योजना तैयार करने के बाद अगर आप कोई काम करेंगे तभी उसमें अनुरूपता आएगी, हार्मनी आएगी और कला के तत्वों का प्रयोग करेंगे, चीजें सुंदर लगेंगी। अगर आपने नहीं सोचा कि इतने भूसे को ऐसे ऐसे इतने में मिलाएंगे, इतना बड़ा आकार देंगे तब जाके मोर तैयार होगा। अगर आप 10 फीट का क्या करेंगे, आकार दे के भले ही बना देंगे मोर, क्या वो रियल लगेगा? नहीं। जब तक जो उसकी रियल मतलब जो रियल उसकी आकृति होती है उस चीज को ध्यान में देखकर अगर आप नहीं बनाएंगे तो उसमें सजीवता नहीं आएगी। ठीक है, प्रकृति की प्रत्येक चीज अनुरूपता का सुंदर उदाहरण है, चाहे वे निर्जीव हो या सजीव। कभी यदि कहीं भी किसी भी स्तर पर अनुरूपता नहीं होती तो वह भद्दा, बेढंगा, अनाकर्षण एवं बदसूरत दिखते। जैसे पहाड़ों में क्या है, पहाड़ों में जान नहीं है लेकिन लोग पहाड़ों की बर्फों को देखने के लिए इस टाइम देखिए बेबाक हैं, परेशान है, इतनी ठंड है लेकिन लोग देखने जा रहे हैं। क्या वहां से जो कलकल करके नदियां बह रही है, वहां पे जो एक सरसराहट, हवा की एक सरसराहट है, जो उन पहाड़ों का जो एक मेल है, एक के बाद एक लहरों होती है ना, एक बड़ा फिर छोटा, उन पहाड़ों में भी देखिए लय होता है। उन चीजों को देखने के लिए हम कहते हैं वाह कितना सुंदर नजारा है, कितना सुंदर लग रहा है, इस पे स्नो फॉलिंग तो पूछो मत। तो वही चीज है, क्या है यहाँ पे अनुरूपता दिखती है, वो भले निर्जीव है लेकिन हमको क्या करती है, सुंदर लगती है। ठीक है, इसके निम्न उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। एक आम के वृक्ष पर ध्यान से अवलोकन करें। इसकी जड़, तना, पत्तियां, टहनियां, फूल, फल सभी क्या होते हैं, अनुरूप होते हैं। जड़ भारी, फल पत्ती के अनुसार लगा होता है, टहनियां थोड़ी उससे कमजोर, तो क्या ये अनुपात ही तो है, अनुपात को ध्यान में रखकर ही तो बना है, अनुरूपता ही तो लाएगी। कला के तत्व देखो, अनुरूपता में क्या है, कला के तत्वों का क्या है, संबंध है, कला के तत्वों का संबंध है अनुरूपता से। तो इन चीजों का जो बनाया गया, जो आकार दिया गया है, वो किसको ध्यान में रख करके दिया गया, कला के तत्वों को रख के दिया गया, उसमें एक रूपता आ रही है तो वो क्या, कला के सिद्धांत का पालन कर रहा है। ठीक है, यदि वे निर्जीव हैं या सजीव या कहीं भी किसी भी स्तर पर अनुरूपता नहीं होती तो भद्दा, बेढंगा, अनाकर्षण, बदसूरत दिखता है। इसे निम्न उदाहरण से समझा सकता है, भी बताएं। फल फूलों से लदा आम का वृक्ष अत्यंत ही सुंदर, मोहक, आकर्षण एवं अद्भुत छटा बिखेरने वाला लगता है। इससे ठीक विपरीत यदि इसकी पत्तियां झड़ जाएं, टहनियां सूख जाएं, आम्र मंजर हो ही नहीं, मंजीर जो से फल मतलब उसपे जो बौर लगता है नहीं हो, सूखा हुआ आम्र वृक्ष ठूठ कहलाता है, जरा भी सुंदर नहीं दिखता क्योंकि इसके सभी भागों में अनुरूपता नहीं है, एकता नहीं है। गृह सज्जा में भी सज्जा के सभी भाग तथा सज्जा की शैली, आकार, रंग, बनावट, आकृति कुछ एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, तभी सज्जा में एकता का भाव प्रकट होता है और सज्जा समग्र रूप से दिखाई देती है। आप लोग को समझ में आया? मैंने इतना चिल्लाया तो कुछ भेजा में गया, कुछ पल्ले पड़ा। अगर पल्ले पड़ा तो कमेंट कर दीजिएगा नीचे आप लोग कि मैडम इतने परसेंट, जितने आज परसेंट में आप लोग करोगे जो पड़ेगा, ठीक है, कितने परसेंट पल्ले पड़ा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आज मैं यही रोकती हूँ, ज्यादा बता दूंगी तो भूल जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए मैं भाग भाग के नहीं पढ़ाना चाहती, मैं आपको धीरे धीरे चीजें मतलब बताना चाहती हूँ। और बताने का मेरा एक पर्पज है कि आपको समझाना चाहती हूँ, आपको चीजें समझ में आए, न कि मैं अपना कोटा पूरा करूँ। ठीक, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।